नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 टीवी। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। महापंचायत में आपका बहुत स्वागत है। सीएम योगी आदित्यनाथ जहां कानून व्यवस्था को लेकर कई बार अफसरों को सख्त हिदायत दे चुके हैं, वहीं बलिया में बीजेपी के एक नेता ने ही व्यवस्था को बंदूक की नोक पर टांग दिया और तमाम सरकारी अमला वहां खड़ा होकर तमाशा देखता रहा। इतना ही नहीं, घटना के बाद पुलिस की गिरफ्त में दिख रहा आरोपी धीरेन्द्र अभी तक फरार है। सवाल यह है कि एक अपराधी पर पुलिस आखिरकार मेहरबान क्यों है? महापंचायत में आज हम इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। धन्यवाद। जी हाँ, तो इसी बड़े मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले क्या कुछ हुआ, वाकया क्या था, अमला वहां पर मौजूद था, कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई, देखिए रिपोर्ट के जरिए। वैसे तो किसी परिचय की मोहताज नहीं है बलिया की धरती, लेकिन बीजेपी नेता धीरेन्द्र सिंह की धाएं ने दुनिया के फलक पर बलिया की धाक को और धाकड़ कर दिया। हो भी क्यों, पूरे सरकारी अमले के सामने किसी के सीने पर गोलियां दागने की वीरता भला कोई कर सकता है क्या? वो भी पुलिस वालों के सामने। राशन की दुकान के उस आवंटन एक या दो नहीं, पूरे 11 राउंड की फायरिंग हुई। सरकारी कोटे की दुकान के लिए चयन प्रक्रिया चल रही थी। इसमें 2 सहायता समूह के लोग थे। एक सहायता समूह का समर्थन धीरेन्द्र प्रताप सिंह और डब्लू सिंह कर रहे थे और एक दूसरा सहायता समूह था। उस सहायता समूह से और इनके बीच में पहले कहासुनी हुई। जब हंगामा लोग करने लगे तो एसडीएम ने इसकी प्रक्रिया को बाधित होते देखकर बंद कर दिया। यहाँ शेष लोग जा रहे थे। इस दौरान धीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा फायरिंग किया गया, जिसमें एक आदमी को, जयप्रकाश उर्फ गामापाल को, गोली लगी। तो जैसे कानपुर के बिकरू में पुलिस कर्मियों ने वीरता दिखाई थी, वैसे ही परिहारी चाहिए बलिया के बहादुर पुलिस वालों पर। सलाम कीजिए एसडीएम साहब को, सैल्यूट मारिए सीओ साहब को और बधाई दीजिए पीटीओ साहब को। क्या कहा? क्यों? अरे कोरोना काल में भी साहब लोगों ने खुली नीलामी का मंच लगवाया था, सैकड़ों लोगों के लिए तंबू सजवाया था, इलाके को सील भी नहीं किया था। ये जानते हुए कि बीते 4 साल से ये दुकानें विवाद का स्मारक बन चुकी है। अपराध करने के बाद वो अपराधी है और अपराधी की जगह कहां होना चाहिए, ये उत्तर प्रदेश सुनिश्चित कर चुका है। आदरणीय योगी जी की सरकार सुनिश्चित कर चुकी है। गोलीबार बीजेपी नेता धीरेन्द्र सब कुछ धुआं धुआं करने के बाद पुलिस कर्मियों के पंजों में था, कानून के शिकंजे में था, लेकिन वो जब गिरफ्तार था तो फिर कैसे फरार हो गया? इसीलिए कहते हैं कि योगी शासन नहीं बल्कि जंगल राज कायम है और एक विशेष जाति के लिए ये सरकार काम कर रही है। गोलीबार धीरेन्द्र ने सरकार की साख खराब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और अब बलिया के बैरिया से बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह इस हत्या को सही ठहराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। तो गलत काम जरूर है, लेकिन उनके सामने मरने और मारने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। शायद लगता है कि इसी परिस्थिति में ये वो जो उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है, लेकिन हम इस निर्णय को अच्छा नहीं मानते, लेकिन परिस्थिति जरूर जो घटना घटित है उसकी मैं जरूर जो है दुख प्रकट करता हूं, दुर्भाग्यपूर्ण है। बहरहाल बलिया में पुलिस के अमले और अधिकारियों की मौजूदगी में जो हुआ वो गुंडागर्दी की इंतहा थी। वहीं सीएम योगी ने भी सख्ती दिखाते हुए अधिकारियों का निलंबन करा दिया। लेकिन सवाल ये है कि सरकार ऐसे अफसरों का केवल निलंबन नहीं बल्कि पूरा निपटारा कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो
तो जाहिर तौर पर इन तस्वीरों को देखने के बाद में तमाम बड़े सवाल खड़े हुए कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर जब से सत्ता में आई तब से काम कर रही है। ऑपरेशन क्लीन अपराधियों के खिलाफ में उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है। उसके बावजूद भी हमारे वर्दीधारी के सामने इस कदर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता दिन दहाड़े गोलीबारी करते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं, पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है। तो तमाम बड़े सवाल हैं। इसी के साथ में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आर के मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। ओमकार नाथ जी कुछ ही देर में हमारे साथ में जुड़ेंगे। राजपाल कश्यप, प्रवक्ता सपा, हमारे साथ में मौजूद हैं। अरुण राजभर जी, प्रवक्ता सुभाषपा से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जीएस अवाना, एक्स आईपीएस साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। अमिताभ जी, सीधे आपका रुख करते हैं। जिस तरीके की तस्वीरें हमने देखी हैं, यूपी सरकार कहीं ना कहीं उनके मंसूबों पर ये ऐसे अधिकारी और नेता पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अमिताभ जी, बिल्कुल ठीक बात है। बलिया की घटना ने मेरी उसी धारणा को पुष्ट किया जिस धारणा को मैं अलग अलग सरकारों के कार्यकाल में भी कहता रहा और उसकी वकालत करता रहा। थाना चौकी नहीं सुधरेंगे, सीओ दरोगा इंस्पेक्टर सीधे नहीं चलेंगे तो दुनिया की सर्वोत्तम शासन व्यवस्था भी ये फेल कर देंगे। सर्वोत्तम शासन व्यवस्था, ये जान लीजिए। राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण नहीं होगा, वो मनबढ़ हो जाएंगे तो भी किसी भी सरकार के लिए संकट पैदा करते रहेंगे। यत्र तत्र सर्वत्र। दो बातें लिख लो। हमारे दोस्त राजपाल बैठे हैं यहां, इनकी सरकार थी, तब भी 1000-2000 ऐसे मनबढ़ यूपी में घूम रहे थे। वो आए दिन अखिलेश जी के लिए संकट पैदा करते थे। एक बार एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही किसी ने सीओ की टोपी राइफल की नोक से उछाल दी भीड़ में। बोले क्यों? बोले तफरीह ने उछाल दी। बोले करके देखें। एक बार कोई रेलवे स्टेशन में घोड़ा लेके चला गया। तो इस टाइप की जो कार्यकर्ताओं की प्रजाति है ना, ये नेतृत्व के लिए संकट पैदा करती है, ये छवि के लिए संकट पैदा करती है। और मैं तो कहता हूं ऐसे अधिकारी और ऐसे कार्यकर्ता दोनों को पहली फुर्सत में जितनी जल्दी हो जेल भेज देना चाहिए। एफआईआर और जांच और कमेटी से कुछ नहीं होगा। ये ढीठ हैं, ढीठ। उत्तर प्रदेश में ढीठ का मतलब लोग जानते हैं। ये ढीठ है, हैबिचुअल ऑफेंडर हैं ये। अवाना साहब जानते होंगे हैबिचुअल ऑफेंडर का मतलब क्या है इनके कानून में। इनके लिए 10 नंबर रजिस्टर रखो अलग से, ये 8 नंबर में भी नहीं सटेंगे। 10 नंबर का ही रजिस्टर रखना होगा। दे आर हैबिचुअल ऑफेंडर्स। एक सवाल मेरे मन में बार बार कौंध रहा है, मुझे पता नहीं प्रमुख सचिव के दिमाग में ये बात सवाल कौंध रहा है कि नहीं कौंध रहा है, या डीजीपी उत्तर प्रदेश के दिमाग में सवाल कौंध रहा है, नहीं मेरे में कौंध रहा है। कोरोना काल में नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसी उत्तर प्रदेश की जो सबसे संपन्न और सबसे बड़ी वैभवशाली अथॉरिटी है, दो, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, उन्होंने हजारों करोड़ के ऑक्शन ऑनलाइन कर दिए जूम पर। ये 2 राशन की दुकानें बांटने के लिए तंबू लगा दिया कलेक्टर ने कोरोना में। बोले आ जाओ भाई, 1000 तुम ले आओ, 1000 तुम ले आओ और रामलीला होने दो। ये रामलीला, रासलीला, गोली लीला क्या करा रहे थे कलेक्टर? क्या बलिया का कलेक्टर दोषी नहीं है? ये काम जूम पर क्यों नहीं हो सकता था? जोजिला दर्रे में टनल के लिए विस्फोट होना था, नितिन गडकरी जी दिल्ली में अपने घर से बटन दबाए, वहां विस्फोट हो गया। उसके लिए कोई मेला लग रहा है आज के टाइम में? राशन की दुकान के आवंटन में मेला लगा दिया। मैं इसी बात पर कलेक्टर के सीआर में प्रतिकूल एंट्री करता और कहता इनको तत्काल प्रभाव से वेटिंग लिस्ट में डालो, ये चार्ज लेने लायक नहीं। दूसरी बात, गोली मार दी, ठीक, हमारे बड़े हैं लेकिन हमसे बड़ा स्नेह रखते हैं प्रकाश सिंह जी, उत्तर प्रदेश के लंबे समय तक डीजीपी रहे, बीएसएफ के डीजी रहे,
और और देश भर की पुलिस के लिए उनका बड़ा रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट में पुलिस सुधार पर जो जजमेंट आया था वो उन्हीं की पिटीशन का मामला था, इसलिए मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। उन्होंने एक बार कहा कि अग्निहोत्री जी, अपराध तो नहीं रुक सकता 100%, कोई व्यवस्था हो, क्योंकि किसी के मन में क्या चल रहा है कोई दूसरा नहीं जान सकता, कितना भी काबिल अफसर हो। मैं उनकी बात से सहमत हुआ। बलिया के संदर्भ में कह रहा हूं, मेरे पीछे चलने वाला कब मेरे सिर में ईंट मार देगा ये नोएडा कमिश्नर बेचारा कैसे जान सकता है? नहीं जान सकता ना। मन को जानने वाली मशीन तो लगी नहीं कि सबके लगा दो और उसका कंट्रोल कमिश्नर के हाथ में दे दो या कप्तान के हाथ में दे दो। आई एग्री, फुल्ली एग्री अवाना साहब, लेकिन मैं कप्तान की, कमिश्नर की, डीजीपी की मुखरता प्रखरता वहां जरूर टेस्ट करता हूं कि अपराध करने के बाद आदमी का हश्र आपने क्या किया। अगर उसके बाद भी वो निकल गया और आप सांप सीढ़ी खेलते रहे तो आपकी निष्ठा पर सवाल उठता है, आपकी क्षमता पर सवाल उठता है, आपके क्रेडेंशियल्स पर सवाल उठता है। ये जो गोलीबाज था धीरेन्द्र डब्लू, ऐसे डब्लू बबलू जाने कितनी व्यवस्थाएं निकल गए, जाने कितने अच्छे अच्छे राजनेताओं के माथे पर ये डब्लू बबलू कालिक पोत गए। जब उसको 5 सिपाही दरोगा पकड़े थे ऑन ग्राउंड, महिषासुर था, नारायणतक था, अहिरावण था, क्या था, कैसे भाग गया? मायावी था, बोले नहीं वो तो कबूतर बन के उड़ गया, ऐसा था क्या? नहीं ना, भागा कैसे? प्रश्न सिर्फ इतना सा है, और इस प्रश्न का उत्तर तो बलिया के एडमिनिस्ट्रेशन को देना होगा। मैं इस प्रश्न का उत्तर लखनऊ से नहीं मांग रहा, लेकिन बलिया के एडमिनिस्ट्रेशन को मैं कटघरे से बाहर नहीं कर सकता। वहां का कप्तान, उस जोन का डीआईजी, वो लोग आंसरेबल है, वहां का कलेक्टर, वहां का कमिश्नर, आजमगढ़ का। ऐसा कैसा हो गया? रहस्य लोक का वासी है क्या डब्लू बबलू? और दूसरी बात मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कहूंगा, मैंने कई बार कही, फिर एक बार अपना फर्ज निभा देता हूं। लोक व्यवस्था अच्छे से चले, मेरा लालच इतना। सुरेंद्र सिंह बैरिया साहब पर थोड़ा निगाह रखिए, उनसे मिलते जुलते रहिए। भैया भाजपा के जो हमारे मित्र बैठे हैं मिश्रा जी, उनसे कहूंगा, ठीक है ना, उनसे साप्ताहिक आधार पर बड़े नेता मिलते रहें और उनको थोड़ा सा वो रखें नियंत्रित। वो डब्लू तो नहीं है, बंदूक वाले नहीं है, लेकिन उनकी वाणी उतना ही अफेक्ट डालती है जैसे डब्लू की बंदूक डालती है, ये भी जान लीजिए। वो भी कई बार पार्टी को ऐसे रसातल में फंसा दिए कि निकालना मुश्किल हो गया, इसलिए थोड़ा उन पर भी नियंत्रण रखिए। अब यहीं से बात मैं शुरू करूंगा। मैं सबसे पहले आऊंगा नॉन पॉलिटिकल आदमी, बाकी सब तो पॉलिटिकल लोग हैं, उनकी लाइन अपनी है। अवाना साहब, मेरे मूल सवाल पुलिस से हैं और जिला प्रशासन से हैं, कलेक्टर से और कप्तान से। अवाना साहब, मैंने एक मौलिक प्रश्न उठाया। भारत, दुनिया छोड़ो, भारत भर में बड़े से बड़े काम ऑनलाइन हो रहे हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी, IIT मुंबई का दीक्षांत समारोह वर्चुअल उससे हुआ। क्या प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक परियोजना का उद्घाटन किया, वर्चुअली किया। क्या गडकरी साहब को मैंने बताई दिया। सैकड़ों मुख्यमंत्री जी पूरे कल वो शाम को हर जिले के कलेक्टर और कप्तान के साथ मुखातिब थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। सबको बुलाया नहीं लखनऊ कि आ जाओ भाई 700 लोग इकट्ठे बैठो आके, नहीं ना। ये वहां राशन गल्ले की दुकान बांटने के लिए मेला कैसे लगा, तंबू लगा के। अवाना साहब जी, आपने बिल्कुल सही कहा जी, और जो आपने कहा उसमें मैं ये चीज़ संयुक्त करना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग है वो भी ऑनलाइन हो रही है, जहाँ ये फैसले बड़ी बारीकी से साक्ष्य के आधार पे होते हैं। हाँ। एक राशन की दुकान का मसला तो मसला ही कुछ नहीं है ये तो मुझे बिल्कुल हास्यास्पद लगता है। हाँ, हास्यास्पद है, बिल्कुल हाँ, है कि एक डीएम को इतना नहीं पता है कि आप जो है ऐसे लोगों को बुला रहे हैं, और दूसरी बात, जो लोग वहाँ पे आए उनके पास हथियार थे, हथियार
किस लिए लेके आए थे वो वहाँ पे? क्या उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये हथियार लेके आए हुए हैं, ये क्यों आए हैं ये लोग? और तीसरी बात, जब उनके सामने ये घटना हुई और आप इतने बड़े ये लेके इतने लोगों को आपने बुलाया था, तो आपका पुलिस बल कितना था? और अगर था और सब कुछ था तो फिर इतना गोली चलाने के बाद आदमी कैसे निकल जाता है? और बिल्कुल ओपन में है, वीडियो बनाया जा रहा है, सब कुछ है, तो आदमी चला कैसे गया? तो जो ये राजनीतिक प्रभाव है ये स्पष्ट दिखता है इसमें, वही और संकट है। पूर्ण रूप से दिखता है कि भाई वो किसी ना किसी दबाव में आके उन्होंने जो है कुछ ढील दी। तो डीएम के ऊपर तो ये है कि उन्होंने इसको क्यों राशन का ये किया, ये इतना बड़ा मसला नहीं था। और पुलिस के जो अधिकारी वहाँ थे उनके ये कि जब अपराध उनके सामने हो रहा था तो उसको पहले रोकना था, और हो गया तो एस्केप कैसे कर गया उनकी आंखों के सामने? बहुत अच्छा सवाल है अवरण जी। मैं ओंकारनाथ सिंह के पास चलूंगा। वो राजनेता भी हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े प्रवक्ता भी हैं, और प्रशासनिक अनुभव भी उनका उत्तर प्रदेश में बहुत है। ऐसे परिस्थितियों में क्या कैसे होता है, ब्यूरोक्रेसी कैसे एक्ट करती है, ओंकारनाथ सिंह जानते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात कहूँगा, ह्यूमर की बात है। मैंने जब पहली बार इसका वीडियो देखा कल, तो पहले तो मुझे लगा रामलीला के लिए तंबू वंबू लगना शुरू हो गया क्या। बाद में पता लगा कि नहीं, या तो गोली का मामला है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो बहुत वर्ष पहले मैंने एक बिजली में कुछ टेंडर वेंडर का काम था, जब मैं छात्र था। तो हमारे एक मित्र भी उसमें टेंडर कर रहे थे, तो वो हमको भी गाड़ी में बैठाए ले गए। तो वहां जो गेट पर उस समय, ये समय होगा मेरे ख्याल से नारायण दत्त तिवारी का दूसरा तीसरा, जब वो दूसरी बार मुख्यमंत्री हुए, वो समय, बहुत पुरानी बात बता रहा हूं। तो उन्होंने सबकी झाड़ा तलाशी ली, क्या असले के साथ, किसी की एंट्री नहीं, नो ऑक्शन में। सही बात। असला वसला सब बाहर रख के आइए, लाइसेंसी फाइसेंसी सब। मैं समझ नहीं पा रहा, पूरी दुनिया जूम पर है, भारत सरकार जूम पर, उत्तर प्रदेश सरकार जूम पर। ये किस मिजाज का कलेक्टर है वहां का, जिसने कहा कि आओ तंबू लगाओ, बोले 500 तुम ले आओ, 500 तुम ले आओ, और मैं असला अंदर आ जाओ। अमिताभ भाई जी, कानून जो है, लॉ एंड ऑर्डर जो है, इस सरकार के हाथ से निकल चुका है जी। एक के बाद एक घटनाएं हुई। बहुत पीछे से हम नहीं जाते हैं, विकास दुबे से ले लिया जाए तो विकास दुबे की घटना के बाद से निरंतर घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो रेप की हो, चाहे वो हत्याओं की हो, चाहे लड़ाई झगड़े की हो, लेकिन वो रुक नहीं रही है। उसका एक ही कारण है कि लॉ एंड ऑर्डर से इस सरकार का कंट्रोल टोटल खत्म हो चुका है। अब इसमें कुछ परिवर्तन चाहिए। मैं आपको याद दिला दूं, 1980 में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और लगभग यही दशा उस समय हुई थी। मुरादाबाद में सांप्रदायिक दंगा हुआ, ईद के दिन एसएसपी घायल हुए जी। कानपुर के अंदर बेहमई कांड कितना बड़ा हुआ, और जैसे ही प्रेजेंट मुख्यमंत्री जो है अपराधियों के हौसले पस्त करने में लगे हुए हैं, उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह डकैती उन्मूलन में लगे हुए थे। मालूम और ऐसा डकैतों ने उनको क्या कहते हैं परेशान किया कि उनके भाई जो जस्टिस सीपीएन सिंह थे उनकी हत्या तक कर दी, और उनको हटना पड़ा। तो आज स्थिति एकदम वही हो गई है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन, आपका डीएम और एसपी दोनों मुख्यमंत्री के कंट्रोल से एकदम बाहर है। और इसमें उनकी पूरी गलती मैं इसलिए नहीं देता हूं कि जब हर चीज, एक एक थाने की पोस्टिंग जब यहां से होगी लखनऊ से, तो भाई साहब आप ये बताइए एसपी कलेक्टर कैसे काम ले पाएंगे। पहले क्या होता था, पुलिस हेडक्वार्टर इलाहाबाद होता था, इंस्पेक्टर तक की पोस्टिंग वहां से हुआ करती थी, मुख्यमंत्री उसमें दखल नहीं दिया करते, और न थाने में कौन ऐसो होगा इस पर कोई दखल देते थे। आज हर चीज लखनऊ से तय होती है, और कह दिया जाता है आप जाइए जिला चलाइए। अब मिस्टर ए अगर इस लायक नहीं है कि ये कोतवाली की इंचार्ज हो सके, और मिस्टर ए को चलाना है, तो क्राइम तो होगा। ठीक बात है। इसलिए इन सब चीजों को सरकार को सोचना पड़ेगा, और सरकार नहीं सोचेगी तो भी 2 साल भारतीय जनता पार्टी को राज करना है। और अगर इसको कंट्रोल नहीं किया तो भाई साहब हम और आप घर से जब बाहर जाएंगे उस दिन वापस लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे, ये भी कंफर्म नहीं रहेगा। जी, अब तो 1.5 साल है। ठीक है ओंकार भाई, ठीक है, आपके पास दोबारा आएंगे। अब तो 1.5 साल है, मुश्किल ये है, 1.5 वक्त साल कम है, कोर्स बहुत, सिलेबस ज्यादा है। वक्त कम, सिलेबस ज्यादा। इसी सवाल के साथ आर के मिश्रा के पास चलूंगा।
आर.के. मिश्रा, आपसे सवाल यही, वक्त बहुत कम है, रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा है वक्त, ठीक? अमिताभ जी, और चुनौतियां इतनी ज्यादा बढ़ गई, जब आप सरकार में आए थे तो इतनी चुनौतियां नहीं थी। बिल्कुल सही आज आप देखिए कोई शहर नहीं जहां से बवाले जान की खबर बिल्कुल नहीं आ रही। सही बात है। कहीं दरोगा की मूर्खता, कहीं कोतवाल की मूर्खता, कहीं कप्तान की मूर्खता, कहीं कलेक्टर की ऐसी बिना औचित्य के फैसले गुड़गोबर कर दे रहे हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल सही बात और जो कसर बचती है वो आपके डब्लू बबलू जैसे कार्यकर्ता और सुरेंद्र भाई जैसे विधायक पूरी कर देते। तो क्या करोगे महाराज, बताओ। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एवं निंदनीय है ये जो घटना घटी है जी। और इसकी मैं पूरी निंदा करता हूं। नहीं, निंदा तो पूरा देश कर हमारा, निंदा आप निंदा नहीं, करने पूरा- के लिए हम हैं, अमाना साहब पूरा- हैं, ओंकारनाथ सिंह है, अमिताभ- राजपाल के अमिताभ हैं, जी, अरुण है। आप कार्रवाई की बात करो। महाशय, निंदा अगर करना ही होता तो अभी जो ओंकार भाई जो ने बोला है, अगर उनको निंदा ही करना होता तो अभी 2 दिन पहले फारूक अब्दुल्ला जी का स्टेटमेंट आया था धारा 370 के ऊपर। मजा आज की मेरा मैं बिल्कुल उसी विषय पर आ रहा हूं। धारा 370 के ऊपर में था, बयान उनका था जो चीन को कह रहे हैं वो रिस्टोर करने के लिए। हमें अपने उत्तर प्रदेश की चिंता है, 370 चीन जापान छोड़ो। उसी विषय पर आ रहा हूं। हमारे सूबे की बात करो महाराज, बिल्कुल उसी विषय पर आ 25 करोड़ रहा आबादी हूं। तो है। इन्होंने एक निंदा का एक शब्द नहीं कहा। फिर आप उसी लेकिन पर जहां अब मैं वही कह रहा हूं, गजब बलिया की बात ही लेकर के आ रहा हूं। जी। योगी आदित्यनाथ जी का जो अपना पॉलिसी है, वो जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है वो अभी भी बिल्कुल बरकरार है और बड़े ही स्पष्टता और जिम्मेदारी के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तक अपराधी की बात है, जहां पर उसका स्थान है वहां पर बिल्कुल वहां पर जाएगा, चाहे वो भाजपा का कार्यकर्ता हो, चाहे वो एक सामान्य वर्ग का आदमी हो, कहीं पर कुछ भी हो। तो एक उन्होंने जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी अपना रखी है वो बिल्कुल ऐसा ही होगा और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। ठीक है महाराज, मैं उस पर बहस ही नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कोविड काल में ये तंबू क्यों लगवाया, इसका कोई उत्तर देगा? एक 5 सिपाही दरोगा जो खाते पीते थे, दंड बैठक करके जिनके डोले ओले बने थे, वो उसको पकड़े थे डब्लू को, वो भाग कैसे गया? इसका कोई उत्तर देगा कि नहीं देगा? मैं असला आदमी आवंटन स्थल पर गया कैसे, जहां राजपत्रित अधिकारी मौजूद हैं? इनका कोई जवाब देंगे नहीं। चीन, जापान, पाकिस्तान सब ठीक है, लेकिन इनका तो उत्तर चाहिए ना महाराज। बिल्कुल उत्तर चाहिए। देखिए, अब जैसे इन्होंने बोला जो कि हर एक चीज लखनऊ से ही तय होती है, तो जहां पर बोला उनको छोड़ो पंडित जी, मैं वही हम जो बोल रहे हैं उसको समझो। मैं उसी विषय पर आ उन्होंने रहा हूं। अपनी पार्टी की बात कही, आप अपनी जरा पार्टी की मुझे बात 2 शब्द रखने का मौका जी, तो दें। जी। कह रहे हैं लखनऊ से तय होती है, निश्चित बात है, ठीक है। अगर हमारा प्रशासनिक अधिकारी अगर कहीं पे भी गलती करेगा तो क्या वो लखनऊ से तय नहीं होगा? क्या उनके जो सीनियर बैठे हुए हैं वो तय नहीं करेंगे? क्या मुख्यमंत्री उस चीज को देखेंगे नहीं? क्या उस पर वो गौर नहीं करेंगे? निश्चित तौर पर गौर करेंगे। और पहले ही परिप्रेक्ष्य में, पहले ही नजर में जहां पर उन्होंने देखा जो ये गलतियां हुई है, उन्होंने एसडीएम, सीओ, इंस्पेक्टर सबको सस्पेंड कर दिया है। ठीक। मिश्रा जी, 3 सवाल थे, उनका उत्तर नहीं आया। अगली बार जब आप पास आएंगे तो इन्हीं का उत्तर लेंगे, तब कम से कम हम लोग इसी तक सीमित रहें, महदूद रहें, तो बड़ा उपकार होगा जनता के ऊपर, जी और मेरे ऊपर भी व्यक्तिगत तौर पर। राजपाल कश्यप, आपसे बेहतर ऐसे मामलों पर, आपसे मेरा मतलब समाजवादी पार्टी, कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि आपने ऐसी घटनाएं झेली हैं अपने कार्यकाल में और खूब झेली, और ऐसे कार्यक्रम हो गए जिनके चलते क्या हुआ आपसे बेहतर कौन जानता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। आखिर क्यों नहीं सुधरते ये जिले के लोग, और ये जिले के लोगों का पाप बड़े लोगों के लिए संकट का कारण बनता है। सहमत है मेरी बात से राजपाल कश्यप जी? अमिताभ जी, जी देखिए, ये पहली बात तो जो बलिया में मीटिंग हुई ये राशन की दुकान के लिए, कहीं न कहीं सत्ता पक्ष के लोगों के दबाव में डीएम और कलेक्टर ने ये मीटिंग आयोजित करवाई होगी अपने पक्ष के पार्टी के लोगों को कोटा आवंटित कराने के लिए। और जितने भी, अभी तो आप देखना ये प्रधानी का चुनाव आ रहा, अगर ये सत्ता पक्ष के लोग इतने उदंड हो जाएंगे और तो प्रधानी में भी हस्तक्षेप करेंगे, तो इनके लोग अगर असलहे लेके एसडीएम और सीओ के सामने लेके आ जा रहे हैं और वहां दिन दहाड़े मार दे रहे हैं, तो प्रधानी के चुनाव में क्या होगा आप नहीं अंदाजा लगा सकते। अभी कोऑपरेटिव के चुनाव हुए, उसमें जिस तरीके से कोरोना काल था
उसमें किस तरीके का नंगा नाच हुआ, लोगों को नामांकन नहीं विपक्षियों करने दिए गए। और ये अगर सत्ता पक्ष छोटी छोटी चीजों पे करेगा तो ये, और सत्ता पक्ष पुलिस और थानेदार को भी नहीं डरेगा और गोली चला देगा, तो ये जो गांव में या गरीब लोग हैं जो न्याय पाना चाहते हैं, इनको न्याय नहीं मिलेगा अभी, और ये घटनाएं बढ़ेंगी। अगर सरकार इन पे एक्शन नहीं लेगी तो उनके और हौसले बढ़ेगा। सरकार कहीं न कहीं हर घटना में बचाने के पक्ष में आ जाती है और एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलती है। तो ऐसे ही चाहे वो आपकी हाथरस की घटना हो, एक झूठ छुपाने के लिए कितने हजार झूठ बोले ये, और चाहे कानपुर में कहीं न कहीं सत्ता पक्ष से संरक्षित थे और एक झूठ छुपाने के लिए कितनी चीजें गढ़ी गई। तो ये कहीं न कहीं जितनी भी घटनाएं हो रही, कितनी हत्याएं हो रही, कोई दिन ऐसा अमिताभ जी बच नहीं रहा है जिस दिन जघन्य अपराध न हो रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बिल्कुल अपराधी या तो प्रदेश छोड़ चले गए, या तो ऊपर चले गए, या तो जेल चले गए, लोग जमानतें कटवा रहे हैं। तो ये आज माननीय अखिलेश यादव जी के शासन में कोई छोटी भी घटना होती थी, इतनी ये हाहाकार, और ये प्रधानमंत्री तक संज्ञान लेते थे, गवर्नर तक चिट्ठी लिखते थे, मुख्यमंत्री तो आज कहां संमोहन कैसे हो गए। प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे, ना राष्ट्रपति जी बोल रहे, उनका भी इस प्रदेश है, इनका मुख्य प्रधानमंत्री का भी प्रदेश है, और गवर्नर महिला है, महिलाओं में इतने अत्याचार हो गए। ठीक है राजभर, मैं अरुण राजभर, ठीक है भाई, ठीक है, आगे आपकी बात, मैं अरुण राजभर के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले तराजू का कांटा इधर उधर ना जाए, ये मेरा नैतिक दायित्व है इस व्यासपीठ पर बैठकर, उसको जरा मैं दुरुस्त कर दूं। एक चावल दिखाता हूं, मेरी जनता बहुत समझदार है, राजनेताओं को गलतफहमी हो जाती जनता के बारे में, मुझे कभी गलतफहमी नहीं, उसका फैसला हर बार सही आया। कभी इसी पर बहस करेंगे कि 52 से लेकर आज तक जनता ने कभी गलत फैसला नहीं किया, जिसका मिजाज उसने टेढ़ा देखा उसको जमीन पर खड़ा कर दिया। एक उदाहरण देके मैं अरुण के पास चलूंगा, नौजवान साथी हैं, शाहजहांपुर में एक मंत्री ने कौतुक किया आपकी सरकार में राजपाल भाई, मैंने आपत्ति की थी, मैंने कहा इस मंत्री को हट जाना चाहिए, ये पूरी व्यवस्था के लिए संकट का कारण बनेगा। एक पत्रकार को जिंदा जला दिया था, मैनेजमेंट शुरू हो गया, हो भी क्या मैनेजमेंट, जब आप सरकार में होते तो मैनेजमेंट कवन सो काज कठिन जगमाही, कवन सो काज कठिन जगमाही, जब सरकार में है हो गया। लेकिन उस जिले में चुनाव में क्या परिस्थिति बनी, क्या परिस्थिति बनी, टैली सामने है, मुझे स्मरण रहती चीजें, और ऐसे में 10 चीजें बता दूं कैसे परिस्थितियां बदली। अपनी पार्टी के आदमी को बचाने का लालच राजनीतिक दल नहीं छोड़ेंगे तो उसका दंड भुगतेंगे, ये जान लीजिए, इस सबके लिए कह रहा हूं। अरुण राजभर, मैं आज भी मानता हूं उंगली पर, बाकी तो सब ग्लोबलाइजेशन हो गया, लेकिन राजनीतिक जनाधार 5 चीजों से सर्वाधिक प्रभावित है उत्तर प्रदेश में, बाकी देश की छोड़ दो। अभी थाना, चौकी, तहसील, यानी पटवारी से लेके और तहसीलदार तक का बस्ता, तहसील, सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल, ये दुरुस्त होंगे तो सब अच्छा है, ये दुरुस्त नहीं होंगे तो कुछ भी कर लो। उत्तर प्रदेश की 95% जनता संतुष्ट नहीं हो सकती। बड़ी चीजों से वास्ता 5% का है। एक एयरपोर्ट कहीं और बन जाए मिश्रा जी, जी, उससे उत्तर प्रदेश की 5% आबादी का भी वास्ता नहीं है। क्या? बिल्कुल सही बात, ठीक, बिल्कुल। एक थाना सुधर जाए तो कम से कम 5 लाख आदमी प्रसन्न होगा। बिल्कुल सही, क्या? बिल्कुल सही। उतना 5 लाख तो पूरे साल भर में नहीं चलेगा, एक एयरपोर्ट पूरा और नया खोल दो। अरुण राजभर, लेकिन मुझे लगता है इन 5 चीजों के व्यापक आमूलचूल सुधार के लिए सबसे कम काम होता है। देखिए सर, आपने बहुत बढ़िया कहा है कि सरकारें बदलती हैं, सिस्टम नहीं बदलता है, और आपने हेडिंग भी दिया है, समस्या सस्पेंशन नहीं है, समस्या है कि जो बीमारी पैदा हुई उसको खत्म करना ही समस्या है, समाधान है। लेकिन सरकारें बदलती हैं, थाने की जो बीमारी है वो बदल नहीं पाती है। हकीकत सच्चाई यह है कि बलिया की ये घटना नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश के हर थाने, तहसील, ब्लॉक मुख्यालय के अगर आप हकीकत देखेंगे
तो जितने भी वंचित वर्ग के लोग हैं, अगर कोटे पर कोई किसी का कब्जा है, किसी का जमीन का झगड़ा है, तो वो समस्या का निपटारा के लिए कोई अगर थाने पर जाता है, कोई तहसील पर जाता है, तो उससे रकम मोटी मांगी जाती है, और जो कमजोर होता है वो पैसा नहीं दे पाता है, और जो मजबूत होता है वो पैसा दे देता है, तो अधिकारी उसके पक्ष में काम करने लगते हैं। अब ये घटना आप बलिया की जो आज की दिखा रहे हैं, इससे आपको 2 महीने पहले इसी प्रकार की घटना कोटे को ही लेकर के बांसडी विधानसभा की एक गांव में घटना सामने आई। अब एक दबंग परिवार के लोग थे, वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे प्रधानी का। वो कह रहे थे कि अगर हमारे खाते में अगर एक कोटा नहीं आएगा तो हम राजभर को गांव में रहने नहीं देंगे। अब उसके बाद हमारे समर्थक सारे अधिकारियों के पास जाने लगे। अब हुआ क्या कि यशो और एसडीएम पैसा ले चुके थे, और पैसा लेने के बाद काम हमारे लोगों के पक्ष में कार्रवाई, जो जेन्युइन लोग थे उनके पक्ष में कार्रवाई न करने के बजाय जो पैसा दिया हुआ था उसके पक्ष में कार्रवाई कर दिया। तो आप विवाद तो पैदा खुद करते हो, विवाद का समाधान नहीं करते हो। सच्चाई यही है कि थाने पर बिना पैसा दिए कोई काम नहीं हो रहा है तो विवाद बढ़ेगा, तहसील पर पैसा देकर कोई काम नहीं होगा तो विवाद बढ़ेगा। तो जब अधिकारी कर्मचारी बिके हुए हैं तो सरकार सिस्टम कैसे सुधार पाएगी? और उत्तर प्रदेश की सरकार को मैं हिदायत देना चाहता हूं जी, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। मैं 3 दशक से ज्यादा की अपनी पत्रकारीय यात्रा को जब देखता हूं तो मुझे कोई ऐसा कालखंड नजर नहीं आता वाना साहब, इक्का दुक्का थानों की मैं बात नहीं करता, जहां थानों में पैसा नहीं चल रहा हो। मैं गंगा जल हाथ में लेके कह रहा हूं, जान लीजिए। मैंने कोई व्यवस्था नहीं देखी ऐसी इन 30 वर्षों में, जब गरीब निर्भय होके जा पाया हो बिना किसी की सिफारिश के और रिपोर्ट लिखा के लौट आया हो। मैंने नहीं देखा। इक्का दुक्का की मैं बात नहीं कहता, अच्छे लोग हर जगह हैं, सबको मैं गलत भी नहीं कहता, लेकिन मूल प्रवृत्ति, मूल स्वरूप यही रहा। मेरी बात की गवाही मन में ओंकार भाई भी देंगे, राजपाल भी देंगे और आर.के. मिश्रा भी देंगे। टीवी पर बोले नहीं बोले वो राजनीतिक लोग हैं, लेकिन मन में सच्चाई यही है। मैंने जमीन के दाखिल खारिज में, स्वामित्व के परिवर्तन में, बल्दियत के नाम बदलाव में पटवारी और लेखपाल को पैसा लेते हमेशा देखा। कोई नृप रहा हो। बीपी सिंह की याद दिला दी ओंकार भाई ने। क्या ये सच नहीं है? इनको याद होगा, राजपाल को नहीं याद होगा, लेकिन ओंकार जी को याद होगा। जब विश्वनाथ प्रताप लड़ रहे थे डकैतों के खिलाफ, तो उसी वक्त नेताजी ने एक आंदोलन खड़ा कर दिया था, कहा था डकैतों के नाम पर पिछड़े और गरीब को सता रही है सरकार। क्या सच नहीं था? बहुत सारी परिस्थितियां हैं, हमने तमाम मौसम देखे हैं दोस्त। ऐसे डब्ल्यू टाइप की प्रजाति को मैं बहुत नजदीक से जानता हूं। ये नेता नहीं है, ये नेता के चिंटू हैं। ये खुद में नेता नहीं हो सकता, कुछ बना दिया हो किसी प्रकोष्ठ में। नहीं, मैं जानता हूं, बिना ही बताए मैं जानता हूं। वो तो मैं लिफाफा बंद हो तो बता दे उस चिट्ठी में क्या लिखा। तो डब्ल्यू टाइप के जितने हैं ये चिंटू होते हैं। और उत्तर प्रदेश की भाषा में कहूं तो ये भैया के यानी नेताजी के लठैत होते हैं। बोले गाड़ी निकाल डब्लू, तो राइफल पकड़ी और कूद के चढ़ गए बोनट पर, भैया जिंदाबाद। ये वही काम करते हैं और शाम को उसका इनको भुगतान हो जाता है और कुछ शाम की दवाई दे दी तो मस्त डोल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत काम आम दिलवा देते हैं नेता, तो हर पार्टी में है ऐसे। जो लोग भी गांव के इलाकों से राजनीति से जुड़े हैं, मेरी बात का समर्थन ओंकार भाई करेंगे, ये अक्रॉस द पार्टी लाइन कर रहा हूं, उनके सबके पास 10-20 डब्लू हैं, सबके पास। अमिताभ अग्निहोत्री को लेकर कौन चलेगा साथ, बताइए? इनसे कोई लाभ है? पत्थर चला नहीं पाएंगे, फायर कैसे करेंगे? आदमी तो डब्लू चाहिए, सबको डब्लू चाहिए। ये दिल मांगे डब्लू, समस्या तो ये है। ओंकारनाथ जी, ये डब्लू प्रजाति जो है ये हर नेता की पहली पसंद रही, फर्स्ट प्यार, पहला प्यार, फर्स्ट लव, और आज भी है। अब तो सबके समस्या अपने ये अपने हो गई डब्लू कि हैं। ये अब तो समस्या अमिताभ भाई ये हो गई कि ये डब्लू ही अब नेता बन जा रहे हैं।
तो भैया आप लोगों ने उनके कंधे पे बैठ के विधानसभा लोकसभा की यात्रा की, तो अब वो क्यों नहीं नेता बनेंगे? इसीलिए कह रहा हूं ना। हाँ। अब आप देखिए, इसी घटना में मुख्यमंत्री ने एसडीएम और सीओ को सस्पेंड किया। इसके बाद भी इनके विधायक इतने चढ़वाक हैं कि वो जो है बोल रहे हैं कि धीरेन्द्र ने अपने आत्मरक्षा में गोली चलाई, मैंने आत्मरक्षा में एक आदमी के सीने में 4 गोली उतार दी। ये विधायक का बयान है, जबकि विधायक को शांत हो जाना चाहिए था। मैं इसीलिए कह रहा हूं, वो शांत होने वाले नहीं है ना जी, वो दूसरे मिट्टी के बने, वो भी शांत नहीं हो सकते, ये भी जान लो, मैं जानता हूं। ये मुख्यमंत्री का कंट्रोल समाप्त हो चुका है। मुख्यमंत्री भले ही योग्य हो, मुख्यमंत्री हिम्मती है, मुख्यमंत्री ईमानदार है, मेहनती है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर से उनका कंट्रोल पूरा खत्म हो चुका है। इसका एक ही तरीका है कि अब उनकी जगह कोई दूसरा आदमी आके इसको संभाले, वरना ये ठीक है। ओंकार भाई ठीक है। राजपाल भाई, डब्लू प्रजाति राजनेताओं की पहली पसंद, ये दिल मांगे डब्लू नहीं। कहीं चले जाओ, गाजियाबाद से गाजीपुर, बस्ती से बहराइच तक, ब्लॉक प्रमुख, तहसील, जो जितने भी इस टाइप के जो नेता होते हैं, जिला पंचायत फलान ढिकान, उनके साथ 5-7 स्कॉर्पियो और 10-12 डब्लू, फेंटा बांधे माथे पे और हाथ में दुनाली राइफल नहीं। राजपाल जी, डब्लू से बड़ी मोहब्बत है नेताओं को। नहीं, ये डब्लू से बीजेपी को खास मोहब्बत है। बीजेपी नारा तो देती थी कि भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, अपराधियों को खत्म कर देंगे। सबसे ज्यादा अपराधियों को इन्होंने टिकट दिया है। ये डब्लू छोड़ जाइए, ऊपर टॉप लेवल पे टिकट, पार्लियामेंट और राज्यसभा विधानसभाओं में टिकट बीजेपी ने दिया है। डब्लू तो बाद में आते, और डब्लू तो उनके चेले हैं, हाँ? जो जिनको टिकट दिए उनके चेले हैं। तो बीजेपी ये दोहरा चरित्र है बीजेपी का। बीजेपी कुछ है, करती कुछ है, दूसरे नेताओं से, अपने बयानवीरों से करवाती है। कहीं भ्रम फैलवाना होता तो बयान भी रखे, कुछ बोलेगी, मारेगी भी, आपको पुचकारेगी भी, और ये सब इसका बीजेपी का ये बीजेपी। इसीलिए शायद आरएसएस संगठन को प्रतिबंधित किया गया था कि ये खतरनाक दुनिया के लिए संगठन। और बीजेपी, ये बताइए अमिताभ जी, आपने कई घटनाएं पिछली गिनाई, लेकिन इसी सरकार में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई। और दूसरी बात, आज अगर क्या हुआ था बहन फूलन देवी के साथ में, क्या उनके साथ में अन्याय नहीं हुआ था? हाँ, लोगों ने डकैत बताया, आज भी का न्याय आज की डेट में भी नहीं मिल पाया। वो तो कितनी पुरानी घटना थी, हाँ? और आज भी बहन बेटियों को न्याय नहीं मिलता है। गरीब परिवार, कितने लोगों के मुंह बंद कर दिए जा रहे हैं, कितने लोग आदिवासी, दलित, बैकवर्ड, जिन जो राजपाल भाई ठीक है, समय कम है, तो एक जात की सरकार किसी भी, ठीक है राजपाल भाई ठीक है, समय कम है, मैं आएंगे, विषय मिलेंगे, कोई उंगली उठा सकते हैं, आपको आएंगे, पर्याप्त समय देंगे। राजपाल जी रुकिए, मैं एक बात कह दूं, मैं ऐसा मानता हूं और ये मंच भी यही मानता है, आपके साथ अन्याय हुआ, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, निंदनीय है, लेकिन अन्याय से निस्तारण के लिए हाथ में बंदूक उठा लेना लोकतंत्र को खत्म कर देगा। ये तरीका नहीं है बिल्कुल, और इसका मैं समर्थन नहीं कर सकता। अमाना साहब, अगर यही बात नियम हो जाएगी कि भाई मेरे साथ अन्याय हुआ इसलिए मैंने 20 लोगों को भून दिया, तो एक्शन रिएक्शन, आंख के बदले आंख की जो लड़ाई है, गांधी ने कहा था, वो दुनिया को अंधा कर देगी। अमाना साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। फिर तो लॉ एंड ऑर्डर हुआ क्या? और एक बात जो आपने कही शुरू में, प्रकाश सिंह जी ने जो गए थे और रिफॉर्म की बात कही थी, तो उसमें डायरेक्शन दी गई थी, पर उनको बिल्कुल नहीं माना गया। आज ये हाल है उत्तर प्रदेश में कि जो एसएचओ है उसका टेन्योर साल शायद ही किसी का होता हो, उससे पहले वो चल देता है। हमेशा ट्रांसफ़र की जो तलवार है उसके ऊपर लटकी रहती है, और वो सब रहता है नेताओं के में। आज तक की आपने 30 साल की आपने आप बताया, आप देखो कि 30 साल में पूरे में कौन सा ऐसा एसएचओ है जिसने 3 साल का टेन्योर पूरा किया हो? कोई नहीं है। अगर पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं है ये, तो फिर है क्या? दूसरी बात,
प्रकाश सिंह में जो डिसीजन हुआ था उसमें ये डिसीजन हुआ था कि इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर दोनों को दूर किया जाए। आज इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी इतनी गिर चुकी है कि हमारा कन्विक्शन रेट 27% से नीचे आ चुका है। सब लॉ एंड ऑर्डर में लगे, बाद में एक केस हो जाता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती नहीं ढंग से, लगे रहते हैं इन्हीं बातों में। तो फिर जब कन्विक्शन नहीं होगी तो फिर ऐसे जो आपने बताया डब्लू हैं और क्या क्या हैं, ये तो पैदा होते रहेंगे। सबसे पहले तो ये जो पॉलिटिकल हस्तक्षेप है इसको दूर करना चाहिए। एक एश्योर्ड, जब तक वो समझता नहीं है अपने पूरे थाने को, उसको उससे पहले मार्चिंग आ जाता है, कोई ना कोई नेता नाराज हो जाता है, उसको कहता है जा भाई, फिर दूसरा आ जाता है। ये कौन सा व्यवस्था है? ठीक है अवाना साहब, बिल्कुल आपने ठीक बात कही। एक बात कह के मैं अब अरुण के पास चलूंगा, फिर सबसे अंत में आर.के. मिश्रा जी को कहूंगा, चूंकि भाजपा को सबके जवाब देने होंगे और आज जवाब का दिन बनता है। लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि सत्ता पक्ष को विनम्र होना चाहिए और जवाबदेही होना चाहिए। जो अवाना साहब ने कहा, मैंने एक सुझाव अखिलेश जी की सरकार में भी दिया था और इस सरकार में भी दिया, उस पर अमल नहीं हुआ। मैंने कहा कि मैंने जो सबसे बड़ी कमी देखी प्रकाश सिंह वाले मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया कि भाई इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर अलग करो, मेरा इन्वेस्टिगेशन ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट से भी एक कदम आगे अवाना साहब, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, पूरे देश के नहीं। मैंने कहा नेताओं की आओ भगत के लिए एक अलग विंग पुलिस में बनाओ, गुलदस्ता ब्रिगेड, हर थाने में, हर जिले में, हर ब्लॉक में 2 अधिकारी तैनात करो जो सुबह नहा धो बढ़िया कपड़ा पहन ले, जूते पॉलिश करे और जीप लेके गुलदस्ता लेके निकल ले। जो नेता आसपास कहीं मिले उसको तुरंत जाके माल्यार्पण वगैरह सब व्यवस्थित करे। उसमें भी बड़ी पुलिस जा रही है। मैंने एक बार एक घटना बताई थी यहीं ऐसे ही मंच पर, किसी 7-8 साल पुरानी घटना। सत्तारूढ़ दल के एक बहुत बड़े नेता आए एक कार्यक्रम में, हमको और उनको दोनों को विशिष्ट अतिथि होना था। तो ठीक मैं भी था मंच पर, हंगामा मचा तो मैं समझ गया वो आ गए। खैर आए तो बैठे, भेटा भाटी हुई, बढ़िया सब बात हुई, भाषण दे के हम लोग चलने लगे। तो मैंने उनसे कहा, जब चलने लगे मैंने कहा कि देखिए जिले भर का अधिकारी यहाँ है पुलिस का, क्या हर थानेदार आपको चेहरा दिखाना चाहता है। मैंने इस वक्त 3 घंटे जिले भर के थाने खाली रहे, क्या ये अच्छा है? केवल कप्तान आ जाता हाथी के पांव सबका पांव, या एक अलग विंग ही बना दो पीएससी की तरह गुलदस्ता की। आर.के. मिश्रा भी जाए तो इनके लिए गुलदस्ता के लिए एक दरोगा डिप्यूट कर दो कि भाई तुम्हारा काम गुलदस्ते ही देना है, पता करते रहो, देते रहो, बाकी तो काम में लगो। ये भी एक समस्या है। अरुण, मसला वही, जब तक थाना नहीं सुधरेगा भी। कुछ समय पहले मैंने एक महापंचायत की थी जिसमें मैंने टाइटल ही दिया था, थाना चौकी सुधरे तो जग सुधरे। मैं आज भी इसी बात पर कायम हूं, थाना चौकी सुधरेगा तो ये जग सुधरेगा। सहमत हो कि नहीं? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा जी। नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जब सत्ता में थे तो आपको भी याद होगा, यही बात कह रहे थे कि खाली थाने और तहसील खाली सुधर जाए तो मुझे लगता है कि लखनऊ के चौखट पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हकीकत जब यह है कि अपराधी जब सत्ता के संरक्षण में काम करने लगेंगे तो न्याय की उम्मीद आप नहीं कर सकते। 150 से ज्यादा सांसद और विधायक अपराधी के संगीन मुकदमों में अभी झेल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वतः अपराधी के मुकदमे में झेले हुए हैं और उसको 3.5 साल में साफ कर रहे हैं। तो समस्या जब संरक्षण अपराधी देंगे समस्या है, वह पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को ही सताएगा, वो किसी मजबूत को सताने नहीं जाएगा। जी हाँ, जबकि सच्चाई यही है कि बलिया में जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हर तहसील में ऐसी समस्याएं हैं। आप जाकर के जमीन की छोटी छोटी विवाद को लेकर के यशो के यहां जाते हैं, एसडीएम के यहां जाते हैं, लेखपाल के यहां जाते हैं, तहसीलदार के यहां जाते हैं, कानूनगो के यहां जाते हैं, तो आप हर चौखट पर अगर आप पैसा नहीं देंगे
तो जो काम पिछली सरकार में 500 में होता था, इस सरकार में डंके के चोट पे कहता हूं 5,000 से लेकर 25,000 रुपया लिया जाता है, तब न्याय मिलता है। उसके ऊपर भी दबाव बनता है, विधायक का दबाव होता है, सांसद का, मेरा आदमी है, आप इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करो। जिसका उदाहरण बलिया के विधायक ने यही साबित कर दिया है कि वो मेरा आदमी है, निष्पक्ष जांच हो, कार्रवाई होनी चाहिए। अरे आप बचाने में क्यों लगे हो? इसका मतलब कि आपके संरक्षण में वो अपराध करता है और आप उसको बचाने का प्रयास करते हैं। तो उत्तर प्रदेश समय कम है भाई, समय की संरक्षण मिल रही है, समय की सीमा है बाबू। ठीक है अरुण, रुकना होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के पास चलूंगा। राजनीतिक मित्रों ने जो कहा वो आपने सुना ही, उसका उत्तर आप दीजिए। मेरा मूल प्रश्न, मेरी सुई तो एक ही मूल प्रश्न पर टिकती है, एक दिन, हर दिन। बहुत ज्यादा मैं फ्लक्चुएशन नहीं रखता थॉट प्रोसेस में। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। 3 सवाल थे। वो कलेक्टर, वो आदमी कलेक्टर होने लायक नहीं, रहने लायक नहीं, उनको राजस्व परिषद में कहीं अटैच करिए या वेटिंग में डालिए। जो कोविड काल में पंचायत लगा दिया, अब बोला मैं असला आओ। अरे बिटिया की ब्याह में गए थे, क्यों भीड़ लगाई इसने? दूसरा प्रश्न उठता है, अगर 5 लोगों ने पकड़ लिया था तो वो विलुप्त कैसे हुआ? इस बात पर ही रूथलेस एक्शन होना चाहिए, निर्मम, निष्ठुर, कहा सुनी का मसला नहीं, निष्ठुर एक्शन होना चाहिए। निर्मम शब्द बहुत कठोर है, और अगर हम वो प्रयोग कर रहे हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि नजीर बन जाए। और तीसरा मूल प्रश्न ये कि हम कितनी भी अच्छी सिग्नेचर बिल्डिंग बना लें लखनऊ में, कितने भी हाईटेक उपकरण लगा लें, मेरे जैसा गांव देहात का कम समझदार आदमी आज भी उसी पर टिका है। मिश्रा जी, थानेदार और दरोगा को सुधारिए, राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहों से उनको एक सब पूरी तरह तो मुक्त नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें थाने पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकते, उतनी ताकत तो रहेगी, वरना 90% आदमी राजनीति छोड़ देगा, किसी पार्टी का हो। वो कहेगा फिर मैं राजनीति क्यों करूं? अगर दरोगा ही मेरी नहीं सुन रहा है तो मैं फिर मास्टरी नहीं करूंगा। उसके लाभ अलग है, कभी आज चर्चा करेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, एक बड़ी सीमा तक उनको मुक्त कर सकते हैं क्या हम राजनीतिक दबावों से? बिल्कुल, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक बहुत सारे हमारे मित्र बैठे हुए हैं जी। लेकिन कहने का मतलब ये है जो कि अपराध को कोई डिफेंड नहीं कर सकता, न ही अपराधी को कोई डिफेंड कर सकता। ठीक बात है, पहली बात। दूसरी बात, जोगी जी ने ये पहले ही तय करके रखा हुआ है और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी उन्होंने दिया हुआ है जो कि हर एक प्रशासनिक अधिकारी की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आप लोगों ने कहा कि वो वहाँ से छुड़ा के भाग गया, तो निश्चित तौर पर वो प्रशासनिक जिम्मेदारी है और बिल्कुल उसका जवाब बनता भी है। और मैं अपराधी या अपराध के संदर्भ में किसी तरह का डिफेंड नहीं करना चाहूँगा। और जो भी अपराधी, खास करके कोई भी अगर सर उठाने की कोशिश करेगा, खास करके उत्तर प्रदेश में, तो जोगी जी ऐसे हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो वो उनको बख्शेंगे नहीं, पहली बात। दूसरी बात, हमारे एक प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के राज्यपाल जी कह रहे थे जो कि भाजपा के सरकार में बहुत ही ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है। तो मैं महानुभाव से एक बात कहना चाहूँगा, जो कि 100 दिन का आप आंकड़ा ले लें और समाजवादी पार्टी का और भाजपा का, मात्र मैं 100 दिन का आंकड़ा कहना चाहूँगा, उसका ग्राफ ले लें और अपने आप पता चल जाएगा जो कि समाजवादी पार्टी के टाइम में कितना क्राइम था और अभी का कितना क्राइम है। मैं पहले ही कह चुका हूँ इस शब्द को, जो अपराध और अपराधियों का कोई डिफेंडिंग नहीं है, कोई डिफेंड नहीं कर सकता, मैं उसको ना सपोर्ट कर सकता हूं, कुछ नहीं। उसका जहां पर जगह है वहां पर जगह बनता है। लेकिन जहां तक आप कह रहे हैं जो कि समाजवादी पार्टी और भाजपा की सरकार की, तो एक बार ग्राफ लेकर के 100 दिन का मात्र वो लेकर के बैठ जाओ और एक दिन ना हो, तो मैं अमिताभ जी से कुछ गुजारिश करूंगा जो एक बार वो डिबेट रख लें और उस ग्राफ को मैं आपको सबके सामने और जिम्मेदारी और स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, जो उसमें समाजवादी पार्टी सबसे आगे थी। और समाजवादी पार्टी का जो मुखिया, वो पहले अपराधियों को संरक्षण देता था। और अगर किसी को भी, अगर आपको डाउट हो, किसी तरह का अगर संदेह हो, तो योगी आदित्यनाथ जी का जो व्यक्तित्व है वो अपराधियों से साठ गांठ का नहीं है। इस चीज को मैं विश्वास और जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर आर.के. मिश्रा जी, आपने अपनी जिम्मेदारी के साथ में अपनी बातें कही हैं, लेकिन जमीन पर बहुत हद तक वो चीजें हमें नहीं दिखाई देती हैं। आप सीधे चलेंगे अमिताभ जी के पास संपादकीय टिप्पणी के लिए। सर,
भाई देखो, मैं मिश्रा जी और राजपाल जी दोनों से कहूंगा, मैं आंकड़ों पर कभी विश्वास नहीं करता। उसका कारण ये नहीं कि मैं मानता हूं कि आंकड़े गलत होते, नहीं, ऐसा भी मैं नहीं कहता। मैं तो जन मन पर विश्वास करता हूं। मैं अतीत से ज्यादा लोकतंत्र में निष्ठा रखता हूं। ननकू और रज्जाक क्या कह रहे हैं, मैं उसी को पत्रावली का आंकड़ा मानता हूं। अधिकारी तो बड़े चतुर होते हैं, नेताओं से 10 गुना ज्यादा शार्प अधिकारी होता है। नेताओं को सुन के बुरा लगेगा, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। कभी अधिकारियों की अकेले में होती हुई बात सुनिए, वो आप लोगों के बारे में कैसी टिप्पणी करते हैं, कभी सुनिए लीजिए। नहीं तो आजकल तो स्टिंग का भी खेल चल रहा, किसी चेले से कई बार स्टिंग कर रहा, वो बता दे सुना के क्या, जहां 4 सचिव बैठे हों आपस में कॉफी पे या शाम वाले कार्यक्रम में, तो सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं मंत्रियों के बारे में, वर्तमान भूतपूर्व सबके कैसे कैसे किस्से सुना रहे हैं। क्या क्या मैं समझ में कुछ आता नहीं है, जैसा समझा दो वैसे ही चलता है क्या, और सच्चाई है। इसलिए मैं उन फाइलों के आधार पर कभी परसेप्शन नहीं बनाता। और मैं निवेदन ये भी करूंगा राजनीतिक मित्रों से, आप भी आंकड़ों के आधार पर परसेप्शन मत बनाइए। जिन जिन ने जब जब, मेरी बात की तस्दीक ओंकार भाई करेंगे, बहुत लंबा जीवन इन्होंने देखा है? जिन जिन सरकारों ने आंकड़ों पर भरोसा किया, वो सरकारें बूमरैंग का शिकार हुई। इतिहास उठाकर देख लीजिए। ये अधिकारी हैं, बड़े मायावी हैं, ऐसी फाइल बना देंगे पिंक पिंक गुलाबी गुलाबी कि आप कहोगे हम आप तो सब बढ़िया ही हो गया। अब ननकू से क्या पूछना ना, ननकू से पूछिए। लोकतंत्र में कलेक्टर के वोट से सरकार नहीं बन सकती। उत्तर प्रदेश में IAS IPS सब जोड़ लो, राज्य सेवा केंद्र सेवा, कितने 5,000 10,000, इससे ज्यादा तो आदमी तैनाती नहीं। 10,000 आदमी सब भी किसी को वोट दे दे तो जिला पंचायत नहीं जीतती। सरकार छोड़ो, ननकू और रज्जाक के वोट से सत्ता आती है। इसलिए आंकड़े की बात मैं नहीं करता, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मैं फिर वहीं पर आके अपने को केंद्रित करता हूं। मेरा मन आहत हुआ ये दृश्य देखकर, और सच्ची बात मैं दिल से कहूं, मैं तो राजनीति मुझे ना करनी, आज कर रहा ना आगे भी नहीं करनी। इसलिए मैं निर्भय होकर कह भी सकता हूं। जिनको आगे की उम्मीद हो कि इधर टिकट मिल जाएगी, कुछ मिल जाएगा, वो मान लो थोड़ा बहुत दाएं बाएं भी करें। मैं तो सीधी सपाट बात जानता हूं। इस बात को गांठ बांध लीजिए, बलिया जैसी घटनाएं, जिनमें 3 ये बड़े प्रश्न जो मैंने पूरी बहस के दौरान उठाए, चीख चीख कर उत्तर मांग रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी और निचले कर्मचारियों की स्तर की ऐसी गलतियां पूरी व्यवस्था के लिए भारी पड़ती हैं। इसके 1000 उदाहरण मैं दे सकता हूं बिना गूगल देखे। BP सिंह के समय से शुरू करके और आज तक के दर्जन भर से ज्यादा मुख्यमंत्री होंगे उस कालखंड में। कब कैसे गलती हुई और अधिकारियों ने उसको कैसे लीपापोती करने की कोशिश की। चुनाव में उसका परिणाम दिख गया। मैंने कहा कि यहां जागो, नहीं जागे, परिणाम आ गया। कहीं निर्मम भी होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कानून का उल्लंघन होना चाहिए, कानून के दायरे में ही कभी कभी सत्ता को निर्मम हो जाना चाहिए। जहां तक जाने की इजाजत संविधान देता है उस हद तक चले जाना चाहिए। अगर संविधान ये इजाजत देता है कि SDM और सर्किल ऑफिसर को गिरफ्तार करके जेल भेज दो, तो भेज देना चाहिए था। मुझे पता नहीं देता कि नहीं देता है, लेकिन अगर देता है तो उसी ग्राउंड से गिरफ्तार करा के जेल भेज देता। मैं उसी ग्राउंड से सस्पेंड करता और जेल भेज देता। एक ही घटना से वो मैसेज जाता, गाजीपुर से गाजियाबाद, बस्ती से बहराइच तक, कि AC कमरे में पसीना आ जाता बाबुओं के। AC कमरे में कहते गर्मी लग रही, AC और तेज करो। क्यों नहीं जेल भेज सकते? हम अपराधी को जेल भेजते हैं ना। तो जिसने लोक व्यवस्था के प्रति अपराध किया,
वो इंडिविजुअल अपराध करने वाले से बड़ा अपराध ही मेरे लिए। एक आदमी ने एक आदमी के 5,000 रुपए छीन लिए, इंडिविजुअल अपराध है। और एक आदमी ने लोक व्यवस्था में पलीता लगाने की कोशिश कर दी, यह जो जिम्मेदारी थी उसको नहीं निभाया। और अंत में मैं एक बात कहूंगा, मैंने अपना वैचारिक स्टैंड कभी परिवर्तित नहीं किया। इतने मुख्यमंत्रियों से मेरी मित्रता रही, संपर्क रहा, कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहता कि उसके शासनकाल में ऐसी घटनाएं घटे। पुराने वालों ने भी कभी नहीं चाहा, कोई नहीं चाहता। लेकिन ये नीचे के लोग ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं कि उसका अपयश भारत की राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के ही माथे जाता है। इसलिए सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बलिया का संदेश ये कि सब काम छोड़कर पहले हम लोग थाना, चौकी, तहसील, जिला अस्पताल और सरकारी स्कूल, ये 4 चीजें सुधारे, बड़ी बड़ी चीजें बाद में। ये कर लेंगे, मेरा विश्वास है 90% समस्याएं आम जन की खत्म हो जाएंगी। बड़े लोगों की बड़ी समस्याएं रहेंगी, वो ऊपर सुलझ सकती हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, चलिए अमिताभ जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर सवाल बहुत सारे हैं जो सत्ता और सरकार से समय पूछे जा रहे हैं, क्योंकि तमाम जो वर्दीधारी और ऐसे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग जो अपने आप को नेता बताते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने कृत्यों से सरकार के फैसलों पर और उनकी योजनाओं पर, जो सरकार लगातार अपराधियों को उनकी असल जगह दिखाने की बात करती है, उनके मंसूबों पर पलीता लगा रहे हैं। फिलहाल के लिए महापंचायत में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए R9 TV के साथ। नमस्कार।